नमस्कार, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम, मैं हूं जिगर। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। नजर करते हैं हेडलाइन पर। नवरात्रि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गहरा नाता। नवरात्रि के दौरान 19-30 सितंबर को प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर रहेंगे। नवरात्र में पीएम मोदी देंगे मेट्रो रेल की सौगात। राजद नेता के बयान पर महागठबंधन में दरार, जेडीयू की दो टूक सामने आई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी का बीजेपी पर अटैक। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया, मोदी सरकार को चुनौती दी। गहलोत ने सीएम पद नहीं छोड़ने के संकेत दिए, अध्यक्ष को एक व्यक्ति एक पद से बाहर बताया। दिल्ली की मस्जिद पहुंचे संघ प्रमुख, भागवत ने की चीफ इमाम इलियासी से मुलाकात। खबरें विस्तार से। नवरात्रि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गहरा नाता है। इसमें व्रत रखने के साथ ही बड़े कामों की शुरुआत भी उन्हें पसंद है। इस बार नवरात्रि के दौरान 19-30 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर रहेंगे। नवरात्रि के शुभ अवसर पर जो अहमदाबाद की जनता को मेट्रो रेल की सेवा भेंट देंगे। मेट्रो ट्रेन के पहले फेज का काम पूरा हो चुका है, जिसे वो हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि अहमदाबाद मेट्रो फेज 1 में 32 स्टेशन आते हैं। पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर 21.16 किलोमीटर का है। थलतेज गांव से वस्त्राल एप्रिल पार्क में बीच में 17 स्टेशन आते हैं। मेट्रो का ये रूट अहमदाबाद के एक छोर से दूसरे छोर पर जोड़ा जाता है। मेट्रो ट्रेन अहमदाबाद के बीच से गुजरने वाली साबरमती नदी के ऊपर से गुजरेगी। 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी। नवरात्र में मिलने वाली इस सौगात से अहमदाबाद के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पूर्व और पश्चिम अहमदाबाद में मेट्रो के शुरू होने से लोगों का सफर काफी आसान होगा। बिहार में महागठबंधन सरकार बने अभी कुछ दिन बीते हैं, लेकिन दरार शुरू हो चुकी है। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को सलाह दी कि वह अब आश्रम खोल ले और सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप दे। पटना में राजद कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में तिवारी ने यह बात बताई। यह कहकर महागठबंधन में बखेड़ा खड़ा कर दिया। तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार को 2025 में कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। राजद नेता ने सीएम नीतीश कुमार को पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि वह आश्रम खोलेंगे और आश्रम में राजनीतिक प्रशिक्षण देंगे, इसलिए वह नीतीश कुमार को कहेंगे कि आश्रम वाली बात याद रखी जाए। 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए और उसके बाद आश्रम खोलिए। इस आश्रम में वह भी चलेंगे। उधर तिवारी का बयान वायरल होते ही नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने राजद नेता के तिवारी को सटीक जवाब दिया। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया, बाबा नीतीश कुमार जी अभी आश्रम नहीं खोलने वाले। करोड़ों देशवासियों की दुआओं उनके साथ है, जो चाहते हैं कि नीतीश जी सत्ता के ऊंचे से ऊंचे शिखर पर बने हुए रहे, बिहार और देशवासियों की सेवा करते रहे। और मुझे लगता है कि यदि आपको जरूरत है तो कोई और आश्रम की तलाश कर ले। राजद नेता व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर ताजा बयानबाजी की शुरुआत दरअसल सीएम नीतीश कुमार के बयान से जुड़ी हुई थी। एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन्हीं लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनकी इस बात को उठाकर शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को पुरानी बातें याद दिलाई। हम लोग आश्रम खोलेंगे और वही राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग जो है कि इंतजाम करेंगे। तो हम नीतीश जी को कहेंगे कि भाई वो आश्रम खोलने वाला भी याद रखिएगा। 2025 में मुख्यमंत्री बनवाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ रहेंगे। आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि दिल्ली में पार्टी का खुला अधिवेशन होगा और दिल्ली की सरकार को चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से दिल्ली चलने की अपील की। बिहार के उप मुख्यमंत्री
तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के राज्य परिषद की बैठक में शामिल जिलों के पदाधिकारियों, विधायकों व सांसदों और पूर्व विधायकों व पूर्व सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव में बिहार में सभी 40 सीटों पर भाजपा को पटक दी। तेजस्वी ने कहा कि अभी से चुनाव की तैयारी शुरू कर दे, अपने संगठन को मजबूत करे। जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो डरेगा वो हारेगा। हमने डरना छोड़ दिया है। हमने लड़कर सरकार बनाई थी और भाजपा को सरकार से बाहर का रास्ता दिखाया था। भाजपा बड़का झूठा पार्टी है और अकेले पड़ गई है। उन्होंने राजद को एकजुट रहने की बात भी कही। अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि राजद देश की पहली पार्टी है जिसने संगठन में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व दिया है, आरक्षण देने का फैसला भी किया है। तेजस्वी ने पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भाजपा वालों का कोई पता नहीं रहेगा। सरकार में हमारी भूमिका जितनी है उतनी भूमिका कार्यकर्ताओं की भी रहेगी। राजद ने लड़ाई लड़ी और हम जीते हैं। बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनी है। हम 7 दल एक साथ है। जुट की पार्टी भाजपा एक तरफ खड़ी है। महागठबंधन की सरकार बनाने से पूरे देश में एक बड़ा संदेश गया है। कोई यही कहेंगे कि भाई जितनी संख्या हो उसमें कोई दिक्कत नहीं। पार्टी ने निर्णय लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि इस बार ओपन अधिवेशन जो होगा वो दिल्ली से किया जाएगा, वहां ललकारा जाएगा। और हम सब लोग को यही कहेंगे कि भाई जितनी संख्या हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टी है तो पार्टी तो लिमिटेड ही इंतजाम कर सकती है। जो लोग सक्षम लोग हैं वो लोग भी व्यवस्था करा लें। और चलिए 10 तारीख को कालकटोरा मैदान में हम लोग ताल ठोका जाए और सभी विपक्ष के लोगों को संदेश दिया जाए कि भाई एकजुट होइए, एकजुट हो करके फिरका प्रस्त शक्तियों को जो है बाहर कीजिए। ये आरएसएस का एजेंडा नहीं, हमको संविधान चाहिए, हमको जो है लोकतंत्र चाहिए। ये बर्बाद करने में लोग लगे। अब आप बताइए कि लालू जी से तो डरता है सबसे ज्यादा भाजपा वाला। अब बताइए, अब मेरा भी उम्र क्या है बताइए, मेरा बेल कैंसिलेशन में लोग चले गए। बोलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी दे रहा था। खैर ये सब बात तो हम यहाँ नहीं कहेंगे, कोर्ट का मसला है। तो इन लोगों का देख लीजिए क्या हालत है भाई, क्या हो रहा है। जो लड़ रहा है उसको डराने का कोशिश किया जा रहा है। अरे एक बात स्पष्ट, हमारे मन में कोई लालच नहीं है। आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो सब जनता पे निर्भर करता है। लेकिन हम लोगों का, मुख्यमंत्री जी का, लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है कि 2024 में हम लोगों को जीतना है। वो लड़ाई आप जीत गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ, जितना परेशानी जगदा बाबू बता रहे थे, सारे परेशानियों का हल हो जाएगा जब भाजपा देश से बाहर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष को एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले से बाहर बताया। उन्होंने इलेक्टेड पोस्ट होने के आधार पर इसे एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूले से अलग रखने का तर्क दिया। गहलोत ने कहा कि प्रस्ताव हमने पास किया है। जहां नॉमिनेट होते हैं वहां 2 पद होते हैं। जहां कोई हाईकमान नॉमिनेट करती है तो वो 2 पद कहलाते हैं। गहलोत दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। ये चुनाव तो सबके लिए ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। 9000 में से कोई भी व्यक्ति यह चुनाव लड़ सकता है, वो चाहे एमपी हो, एमएलए हो या मंत्री या मुख्यमंत्री हो। कल कोई कह देगा कि राज्य का मंत्री की मैं खड़ा होना चाहता हूं तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। गहलोत ने कहा, मुख्यमंत्री मैं आज हूं, वो जिम्मेदारी निभा रहा हूं और निभाता रहूंगा। मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है जहां मेरा उपयोग है। राजस्थान में है या दिल्ली में है, जहां भी होगा मैं तैयार रहूंगा, क्योंकि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है। अब मेरे लिए पद बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मेरा बस चले तो मैं पद लूंगा ही नहीं। मैं राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल हो जाऊंगा और देश के अंदर जो हालात है, जो चिंता देश कर रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ये हमें मानना चाहिए।
जहाँ मुझे जिम्मेदारी दी गई है, आज मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूँगा मैं। मतलब मेरे ऊपर है कि भाई मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है। जहाँ मेरा उपयोग है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, जहाँ भी होगा मैं तैयार रहूँगा, क्योंकि मैंने पार्टी में सब कुछ दिया। अब मेरे लिए पद बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो मेरे लिए है कि अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद लूँ ही नहीं। मैं राहुल गांधी के साथ में यात्रा में शामिल हूँ। जो हालात देश के अंदर है, जो चिंता देश कर रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ये मानना चाहिए। पूरे देश को बर्बाद करके रख रहे लोग, अब हमारे लिए पद की क्या बात है? बिना पद की सब कुछ कर सकते हैं सर। इसलिए आज अगर मान लो जानकारी मेरी जरूरत है, मुख्यमंत्री के रूप में, अध्यक्ष के रूप में मैं मना नहीं कर सकता। ये मेरी धारणा। आपने कहा जो जिम्मेदारी दी जाएगी आप उसको निभाएंगे। अगर कहा जाएगा नामांकन भरने के लिए तो वो भी भरेंगे। लेकिन इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि एक व्यक्ति एक पद जो आपके ही राज्य में रेजोल्यूशन पास किया गया था, तो क्या उस पर क्या उन्होंने पास किया है? एक नॉमिनेट होते हैं वो 2 पद होते हैं। यहाँ कोई हाईकमांड नॉमिनेट करती है 2 पद के बाद। ये चुनाव ओपन है सबके लिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9,000 लोग हैं, 9,000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल वो कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ संचालक मोहन भागवत ने कल कस्तूरबा गांधी मार्ग वाली मस्जिद पहुंचकर डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी सहित कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। मोहन भागवत के साथ संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार भी मौजूद थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों से मुलाकात और संवाद अनायास नहीं है। यह संघ की उस अहम रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह मुस्लिम और ईसाइयों से संवाद बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, ताकि धर्म आधारित गलतफहमियां, दूरियां और संवादहीनता को दूर किया जाए। राष्ट्र निर्माण में उनकी व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने जा सके, साथ ही में संगठन की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया जा सके। संघ का यह प्रयास खुद के उस सोच के दायरे में है जिसमें वह हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू मानते हैं। इसी नीति को मूर्त रूप देने के लिए संगठन के भीतर 4 सदस्यीय समिति बनाई गई है और इसका दायित्व सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल व डॉक्टर मनमोहन वैद्य के साथ ही अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल और वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार को सौंपा गया है। संघ की ओर से यह कोशिश ऐसे वक्त में हो रही है जब विपक्षी दलों के राष्ट्रीय नेता उस पर सर्वाधिक आक्रामक और आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इसलिए बेफिक्र वह अपने प्रयासों में जुटा हुआ है। हाल के दिनों में इस तरह की बैठकें और मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों की संघ प्रमुख से मुलाकातें बढ़ी है। विशेष बात यह है कि संघ का यह अभिनव प्रयास उसके शताब्दी वर्ष 2024 तक संघ कार्य देश के 1 लाख स्थानों तक पहुंचाने के लक्ष्य के बीच है। ज्ञात हो कि संघ कार्य अभी देश के 60,000 से करीब स्थानों पर ही है और संघ का जो पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों और कश्मीर जैसे राज्य में भी है, जहां ईसाई व मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक लोगों भी शामिल है। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere.
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने बुधवार को एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के फाउंडर चेयरमैन ऋषि कमलेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने ऋषि को 22,000 करोड़ से ज्यादा करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में अरेस्ट किया था। सीबीआई ने इंडियन पिनल कोड और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आधिकारिक पद से दुरुपयोग के कथित आरोप के लिए कंपनी के पूर्व चेयरमैन अग्रवाल और अन्य मामला दर्ज किया था। कंपनी को आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में 28 बैंकों और फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज से क्रेडिट फैसिलिटी मिली थी। शिपिंग कंपनी पर आईसीआईसीआई बैंक का 7,000 करोड़ रुपये, एसबीआई का 2,900 करोड़ रुपये से अधिक और आईडीबीआई बैंक का 3,500 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ बड़ौदा का 1,500 करोड़ रुपये के आसपास का घोटाला सामने आया था। सीबीआई ऑफिसर्स ने कहा था कि पैसों का इस्तेमाल बैंकों द्वारा जारी किए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य चीजों के लिए भी किया गया है। जुलाई 2016 में लोन अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में फ्रॉड डिक्लेयर किया गया था। त्योहारों की सीजन यानी कि 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच परिवारों को बड़ी तादाद में देश विदेश घूमने की योजना बनाई है। कोविड पूर्व के मुकाबले घरेलू फ्लाइट के किराए में 40% और इंटरनेशनल फ्लाइट के किराए में 38% बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद 1 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में 2019 के मुकाबले फ्लाइट की सर्च 2 गुना ज्यादा मतलब कि 118% बढ़ चुकी है। इंटरनेशनल फ्लाइट की सर्च 150% के करीब है और घरेलू के लिए सर्च 90% के बढ़ी है। वहीं होटलों की सर्च में ओवरऑल 35% इजाफा हुआ है। यही नहीं, देश के भीतर भी होटलों की खोज 100% से बढ़कर कुछ आगे हुई है। बुधवार को आई इंटरनेशनल ट्रैवल सर्च इंजन डायक की रिपोर्ट के मुताबिक त्योहार के सीजन में विमानों के किराए में 60% तक बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बढ़ा हुआ किराया भी भारतीय पर्यटकों का उत्साह कम नहीं कर देता। त्योहारों के दौरान घरेलू इकोनॉमिक क्लास का औसत रिटर्न किराया 9,000 के आसपास है, जबकि इंटरनेशनल इकोनॉमी फ्लाइट का रिटर्न किराया 60,000 के आसपास है। 2019 की तुलना में इस फेस्टिवल सीजन में विदेश में 3 या 4 सितारा होटल के डबल रूम में एक रात ठहरने का किराया करीब 22% बढ़ा है। आईटी कंपनी विप्रो ने अपने 300 वर्कर्स को बगैर नोटिस दिए नौकरी से निकाल दिया। कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऋषभ प्रेमजी ने कहा कि ये वर्कर विप्रो के साथ विरोधी कंपनी में भी काम कर रहे थे। प्रेमजी बोले, ये बहुत सिंपल है, वर्कर्स ने कंपनी इंटीग्रेशन का उल्लंघन किया है, हमने उनकी सर्विस टर्मिनेट कर दी है। मूनलाइटिंग यानी सीक्रेटली एक साथ 2 जगह जॉब करना है, इसे साइड जॉब भी कह सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉइज उसे राज रखते हैं। कई आईटी और टेक कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को विरोधी कंपनियों में काम करने की परमिशन नहीं देती। विप्रो भी उन्हीं में से एक है। स्विगी ने कुछ समय पहले खुद को इंडस्ट्रीज की ऐसी कंपनी के रूप में बताया था जो अपने वर्कर्स को एक साथ 2 या उन्हें जगह काम करने की परमिशन देती है। वही टेक महिंद्रा के चीफ एग्जीक्यूटिव सीपी गुरबानी ने कहा था कि उन्हें एम्प्लॉइज के साथ 2 जगह काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मजी ने कहा था कि अगर आप मूनलाइटिंग को डिफाइन करेंगे तो करते पाएंगे तो कर्मचारी का खुफिया तरीके से दूसरी जॉब करना पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी से बताए रखने पर एम्प्लॉइज इसके बारे में ऑफिस या दोस्तों को भी बात नहीं करते। विरोधी कंपनी में काम करने की बात अपने किसी को नहीं बताते, लेकिन किसी बैंक में काम करना या वीकेंड पर किसी प्रोजेक्ट को करना वो आप बात कर सकते हैं। जाहिर है कि उल्लंघन के डर से वर्कर कभी भी ये बात बताते नहीं है। प्रेमजी ने कहा कि जिन वर्कर्स को हमने निकाला था उन्होंने कंपनी को इस बारे में नहीं बताया था। हमारे यहाँ वर्क करते हुए किसी भी विरोधी कंपनी में काम करने वालों के लिए विप्रो में कोई जगह नहीं है। उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे से
एक कार्यक्रम में पूछा, सीएम एकनाथ शिंदे आज दिल्ली में फिर मुजरा करने के लिए गए हैं। महाराष्ट्र की परियोजनाएं दूसरे राज्यों में क्यों जाती है? इस बारे में पीएम से बात क्यों नहीं करते? क्या उनमें उस पर बोलने की हिम्मत नहीं है? उद्धव ठाकरे ने गोरेगांव में नेस्को कन्वेंशन सेंटर में पैक करने वाले लगभग 25,000 शिव सैनिकों को संबोधित किया और ये बात कही थी। उद्धव गुट का मानना है कि परियोजनाओं को महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट करने का कदम मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के लिए है। ठाकरे ने भाजपा और शिंदे गुट के विधायकों पर मुंबई को एक आकर्षक अचल संपत्ति के टुकड़े की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के गत प्रमुखों, शिवसेना के प्रारंभिक संगठनात्मक कैडर की बैठक में गिद्ध मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वे मुंबई पर कब्जा करना चाहते हैं। वे लूटने को हथियार के लिए मुंबई जो भंडारा है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी चुनौती दी, जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बीएमसी चुनाव में शिवसेना को हराने का आह्वान भी किया। निवडणूक आहे असं समजून लढा. कारण मला आठवत आहे आशा भोसले आशाताईंचा एक इंटरव्ह्यू, एक मुलाखत मी पाहिलेली आणि त्या मुलाखतीमध्ये आशाताईंना विचारलं होतं की त्यांचं एक गाणं खूप लोकप्रिय झालेलं आहे. काही नवीन नाही. आशाताईंचं, लताबाईंचं गाणं लोकप्रिय होणे काही नवीन गोष्ट नाही सांगत तुम्हाला. पण त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला की आशाताई, इतक्या वर्षानंतर सुद्धा तुमची गाणी लोकप्रिय होत आहेत, ह्याचं रहस्य काय? आणि आशाताईंनी काय उत्तर दिलं हे फार महत्त्वाचं आहे. हे लक्षात घ्या आणि त्याप्रमाणे कामाला लागा. आशाताईंनी सांगितलं की मी आजपर्यंत किती गाणी गायली माझ्या लक्षात नाही, पण आज सुद्धा याही वयामध्ये जे गाणं माझ्यासमोर येतं ते माझ्या आयुष्यातलं पहिलं गाणं आहे, म्हणून मी मेहनत करते, म्हणून ते लोकांना आवडतं. तशीच ही आपल्या आयुष्यातली पहिली निवडणूक आहे. असं समजा आज आमच्याकडे काही नाहीये. महापालिका तर आता बरखास्त झालेली आहे, नगरसेवक नाही आहेत. जे गेलेले आमदार ते आपले गेल्या निवडणुकीतच पडलेले आहेत. गेलेले खासदार गेल्या निवडणुकीतच पडले आहेत. तिकडे आपल्याला भगवा लावायचा आहे, नव्याने भगवा लावायचा आहे. लागा कामाला. आम्ही मिंदे, आता आम्ही बाळासाहेबांचे सगळे खंदे लढवई आहोत. आम्ही मंदे नाहीये. मिंदेपणा कोणी केला? सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस राष्ट्रवादी बरोबर कोण गेलं? ह्या सगळा महाराष्ट्र आणि देश बघतोय. त्याचबरोबर सांगितलं अबा आम्ही आता आसमान दाखवू. कोणाला? आम्हाला. बाळासाहेबांच्या शिवसैनिकांना आसमान दाखवायची वेळ तुम्हाला येणारच नाही, कारण तुम्हाला आसमान 3 महिन्यापूर्वी आम्ही दाखवलेलं आहे. 3 महीना पहला आसमान दिखा दिया है, दिखा है ना. और शिव सैनिकों पर विश्वास नहीं, इसलिए शपथ पत्र ले रहा है. वो भी खर्च शिव सैनिकों को करवा रहे. अभी मिल नहीं रहे तो इसलिए तो तुम लोग मेरे पास आए हैं, लेकिन मैं जरूर मिलता हूँ, जरूर मिलूंगा, क्योंकि मैं आप में से एक हूँ. आप में से. मग आता मला सांगितलं त्यांनी, आम्ही काय ढोकळा खायला लागलो. काय बोलले का ढोकळा? अरे आम्ही ठेचा खाऊनच मोठे झालोय, म्हणून तर त्यांना ठेचलंय. ठेचा खाऊन मोठे झालो, ठेचा खाऊन मोठे झालो म्हणून त्यांना ठेचलंय ना आपल्या लोकांनी. एवढी सत्ता महाविकास आघाडी खाली पाडण्याचं काम हे काय छोटं काम नव्हतं, मोठं काम होतं. आणि म्हणून आम्हाला म्हटलंय बाप चोरणारी टोळी. खरं म्हणजे आम्हाला अभिमान आहे. आम्ही बाळासाहेब आमचे कुटुंब प्रमुख होते आणि बाळासाहेबांचे विचार पुढे घेऊन जाणारे आम्ही सैनिक आहोत. आणि आम्हाला बाप चोरणारी टोळी म्हणता, पण आपण बापाचा पक्ष आणि विचार विकणारी टोळी आहे का? मग असं आम्ही म्हणायचं का? असं आम्ही म्हणायचं? अरे काय म्हणताय तुम्ही? काय सांगताय? लोकांची मन बघा, लोकांची मत बघा, जनतेच्या भावनेचा आदर करा. आम्ही टीका करणार नहीं. कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जल्द चुनाव होने जा रहे हैं. पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं.
इस यात्रा के बीच उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारी कर रहे नेताओं से बड़ी सलाह दी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की। उसमें राहुल ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक पद है, आप एक ऐतिहासिक स्थान ले रहे हैं, एक ऐसा स्थान जो भारत के एक विशेष दृष्टिकोण को परिभाषित करती है। कांग्रेस अध्यक्ष सिर्फ एक संगठनात्मक पद नहीं है, बल्कि एक वैचारिक पद है। इसलिए मेरी सलाह है कि जो कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष बने उसे यह याद रखना चाहिए कि वह एक विचारधारा, एक विश्वास प्रणाली और भारत की दृष्टि का प्रतिनिधित्व करेगा। राहुल ने कहा कि यात्रा की सफलता कुछ विचारों पर आधारित है। पहला विचार यह है कि एक भारत अखंड खड़ा है, अपने आप में युद्ध में नहीं है, अपनों से नाराज नहीं है, नफरत से भरा नहीं है। यात्रा कुछ ऐसा है जिसकी अधिकांश भारतीय लोग सराहना करते और पसंद भी करते हैं। राहुल ने कहा कि दो अन्य विचार भी है जो यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक है बेरोजगारी का स्तर और जिसका सामना आज भारत कर रहा है। तीसरा मुद्दा भी कीमतों का है। ये तीन विचार है जो यात्रा को आगे बढ़ा रहा है और प्रोत्साहित कर रहा है। To you is, what is the one piece of advice you would give to those who want to contest for the office of Congress President? One piece of advice, that you are taking on a position. It's a historic position, and it's a position that defines and has defined a particular view of India. The Congress President is not just an organizational post. The Congress President is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress President should remember that he represents a set of ideas, he represents a belief system, and he represents a vision of India. Yes, the one with Bush. Rahul ji. खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। Everybody loves to
My Lyra. हैदराबाद से AIMIM सांसद असरुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने वाले मुस्लिम नेताओं पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने वाले मुस्लिम नेता कुलीन है और उनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इस्तेदाउल मुस्लिमीन के प्रमुख ने कहा कि RSS बीजेपी का वैचारिक गुरु है। इन पांचों में मुस्लिम नेताओं ने, जिसमें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल जमीर शाह और पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी की और व्यवसायी सईद शेरवानी शामिल थे। ओवैसी ने कहा कि यह अभिजात वर्ग है जो सोचता है कि बहुत जानकार है, लेकिन उसका जमीनी वास्तविकता से कोई संपर्क नहीं है। वे आराम से रह रहे और RSS प्रमुख से मिलते हैं, हालांकि यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। बता दें कि RSS प्रमुख अभूतपूर्व रूप से मुस्लिम नेताओं से मिलते रहे हैं। आज उन्होंने अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य मौलवी उमर इलियासी से दिल्ली के एक मस्जिद से मुलाकात की थी। इन्हें बंद दरवाजे की बैठक के रूप में वर्णित किया गया, जो 1 घंटे से अधिक समय तक चली थी। उन्होंने कहा कि भागवत के कुछ ऐसे बिंदु साझा किए जो उनके लिए विशेष रूप से चिंतित करने वाले थे। उन्होंने कहा कि एक गौहत्या थी जो हिंदुओं को परेशान करती है। कुरैशी ने कहा कि इसलिए हमने कहा कि यह देश भर में व्यवहारिक रूप से प्रतिबंधित है। मुसलमान कानून का पालन करने वाले हैं और अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो ये बहुत बड़ी गलती है और इससे सजा मिलनी चाहिए। अगर हम तो नहीं थे उसमें, पर हम पर ही कुछ शक किया जाता है। फिर अब ये लोग जाकर मिले, इनसे पूछिए क्या बात करके आए आप। RSS की आइडियोलॉजी सारी दुनिया जानती है और आप जाकर RSS से मिलते हैं, तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी में ये लोग जो सो कॉल्ड इलीट तबका है, जो वो करेंगे तो बिल्कुल सच है वो। और हम अपनी लड़ाई पॉलिटिकल राइट के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लड़ते हैं तो नहीं, हम बुरे हो जाते हैं। तो ये जो इलीट तबका है, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, जिनको रियलिटी से ताल्लुक ही नहीं है, कोई जमीन पर क्या हो रहा है उनको नहीं मालूम, जो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और आप जाकर मिलते हैं RSS के चीफ से। ठीक है, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, और आपको तो कोई राइट नहीं क्वेश्चन करने का। हमको हिमाचल के जनजातीय जिला लाहौर, स्पीति, किन्नौर और चंबा के पांगी की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। अटल टनल के नॉर्थ पोल की चोटी पर भी हल्की बर्फ गिरी है। लाहौर घाटी के 12 चल्लाचा टॉप पर 3 इंच से ज्यादा बर्फबारी दर्ज हुई है। इससे मनाली लेह नेशनल हाईवे दूसरे दिन भी वाहनों की आवाजाही से बंद था। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज सुबह से बारिश हो रही है। इससे तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है। खास कर ऊंचाई वाले इलाकों में इसे सर्दी का एहसास होना शुरू हो चुका है। न्यूनतम तापमान गिरकर 5.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम है। बीते 24 घंटों के दौरान सोलन में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। श्री रेणुका जिले में 40 मिलीमीटर, नाहमा में 37 मिलीमीटर और कांगड़ा में 27 मिलीमीटर और शिमला में 31.2 मिलीमीटर बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में अगले 28 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश भी हो सकती है। खास कर 24 और 25 सितंबर को कुल्लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई खत्म हो चुकी है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में जिला जज वाराणसी 1 के विशेष की अदालत में सुनवाई हुई थी, जहां दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। मुस्लिम पक्ष 8 हफ्ते बाद सुनवाई की मांग पर अड़ा है। कोर्ट ने अगली तारीख 19 सितंबर नियत की है।
सुनवाई से पहले ज्ञानवापी मामले में वादी महिलाएं अपने जिला जज कोर्ट पहुंची थी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज की अदालत में अंजुमन इत जामिया मजादिद कमेटी की मांग खारिज होने के बाद पहली बार सुनवाई हुई। बता दें कि जिला जज ने इस मुकदमे को सुनवाई योग्य करार दिया था। इसके बाद अंजुमन की ओर से आवेदन भी आया था। ऐसे में इन आवेदन पर सुनवाई के बाद अदालत की ओर से आदेश दिया जाता है। जिला जज ने कहा कि 12 सितंबर 2022 को अंजुमन मसाजिदिया कमेटी की मांग थी, जो खारिज करते हुए कहा था कि श्रृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य है। साथ ही में सुनवाई की तिथि गुरुवार को थी, लेकिन आदेश उन्हें मिला था और उस दिन लोगों ने पक्षकार बनने के लिए ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत आवेदन दिया था। उस पर सुनवाई होने के साथ ही श्रृंगार गौरी मामले में वादे बिंदु भी तय किए गए। संबंधित पक्षकार जवाबदेही भी दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अंजुमन ने अदालत में आवेदन किया और आदेश की तिथि 12 सितंबर से 8 सप्ताह बाद श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई की मांग थी। एप्लीकेशंस तो करीब 150 के करीब आई हैं, 150 एप्लीकेशंस आई हैं, पर हमारी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि सारी एप्लीकेशंस अगर आएंगी तो कभी केस डिसाइड ही नहीं हो पाएगा, बहुत डिफ़िकल्टीज़ पड़ेंगी। इसलिए मेरा ऐसा विचार और लीगल ओपिनियन है कि उन सारी एप्लीकेशंस को माननीय न्यायालय हम मांग करेंगे कि डिसमिस करे, और जब तक जो केस में मुख्य पक्षकार हैं, जब तक उनकी सहमति ना हो जाए तब तक उसमें कोई पार्टी नहीं बन सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे लीगल आर्ग्यूमेंट्स हम कोर्ट के सामने रखेंगे। मुस्लिम पक्ष ने 8 हफ्ते का समय मांगा है, हमने कोई समय नहीं मांगा है। हमने तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो कोर्ट के सामने रखा है कि इसमें ही लिखा हुआ है कि 8 हफ्ते का समय दिया जाए। हमने सिर्फ इतना ही कहा है, हमने कोई समय नहीं मांगा है। ये एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमने 8 हफ्ते का समय, हम क्यों समय मांगने जाए। हमने जो कोर्ट ने कहा है वो हमने कोर्ट की बातें रख दी। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, हमने आदेश की उतनी जो पैरा 4 में जो लिखा हुआ हमने पैरा 4 को बस पढ़ा दिया। हाँ, सुनवाई होने के बाद कोर्ट के ऊपर ही डिसीजन आता है कि कोर्ट क्या व्यू लेती है। उसके लिए हमारी उसकी एप्लीकेशन हमारी ऑलरेडी है, उसका एप्लीकेशन नंबर 80G, और उसमें हमने यही मांग की है कि जो तहखाने जहाँ पे शिवलिंग मिला है उसके नीचे का जो पोर्शन है, जहाँ पे दीवारें आर्टिफिशियल वॉल्स हैं, उसको खोलने की हम मांग करेंगे। और ये कहेंगे क्योंकि अभी शिवलिंग का अर्घा मिलना बाकी है, और ये कह रहे हैं कि फाउंटेन है, हम कह रहे हैं कि शिवलिंग है, तो जांच तो होनी चाहिए ना कि नीचे फाउंटेन है तो अगर चल कैसे रहा था। कुछ तो औरंगजेब ने सिस्टम बनाया हुआ जिससे उस फाउंटेन में पानी आ रहा। उत्तर प्रदेश विद्यामंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन महिला सदस्यों को समर्पित किया गया। मानसून सत्र के चौथे दिन विधानसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। सदन में 50 से ज्यादा महिला विधायकों ने अपनी बात रखने का मौका दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमें बेहद प्रसन्नता है और सदन में आज भी लोग नारी शक्ति को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी महिलाएं जनप्रतिनिधियों को मेरी बधाई और सभी सदस्यों को उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक दिन की बधाई भी दी गई। आज का बहुत ही दिन विशेष है। आज सदन का दिन महिलाओं के नाम पर था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मां के समान किसी के पास भी कोई छाया सहारा नहीं होता है। मां के प्रति यह भाव हर नागरिक में होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सदन में नारी सम्मान का यह काफी पहले से ही होना चाहिए था। आज तो सदन में नारी शक्ति अद्भुत नजारा देखने को हमको मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में महिला पुरुष दोनों को समान अधिकार मिला है। हम सभी को पता है कि मातृशक्ति से सब कुछ संभव है। देश की आजादी के बाद महिलाओं के हक में काम हुए हैं। झांसी की रानी पर पूरा उत्तर प्रदेश गर्व करता है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम सब आभारी है कि देश का सबसे बड़ा विधान मंडल एक नया इतिहास को बनाने के लिए अग्रसर है। आजादी के 75 वर्ष के बाद आधी आबादी अपनी आवाज को सदन में माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता तक पहुंचेगी। इसके साथ ही प्रदेश की समस्याओं और उपलब्धियों को लेकर सामाजिक महत्वपूर्ण मुद्दों को इन सदन में रखने पर उन्हें अवसर प्राप्त होगा। 56 में मुझे अपनी बात ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आज पूरा देश
और खासकर हमारा प्रदेश महंगाई के दंश से ग्रसित है। पूरे देश में लगभग हमारी जो महंगाई दर है वो 7.56% और यूपी में इस देश की प्रतिशत से भी ऊपर 8.46% की महंगाई दर। मैं एक गृहिणी हूं अध्यक्ष जी, और सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर असर महंगाई का कहीं पड़ा है तो रसोई में पड़ा। पूरी अर्थव्यवस्था घर की चरमरा चुकी है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने, किसी ने बहुत जरूरी बातचीत करनी है तो लॉबी में जाकर कर ले प्लीज, यहाँ सुनने दीजिए, बताइए। 70 साल की सबसे ज्यादा महंगाई के दौर से ये देश और प्रदेश गुजर रहा है। आज अगर हम बात करें रसोई की तो साग सब्जी की महंगाई 13.23% बढ़ी है। सरसों का तेल जो 80 रुपए में था वो 200 रुपए के पार चला गया। दूध जितने पदार्थ है, दही हो, छाछ हो, उन सब पर आज कई गुना दाम उनका भी बढ़ गया। सबसे ज्यादा मुश्किल पौष्टिक भोजन बनाकर एक गृहिणी को अपने परिवार को स्वस्थ रखने की सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में। और जो सबसे बड़ी समस्या है, उज्ज्वला योजना इस भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी योजना लेकर आए थे 2019 में। उस वक्त गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपए थे, उस पर सब्सिडी देने की भी बात कही थी। पर जैसे 2019 का चुनाव समाप्त हुआ, मुझे याद है बड़ी बड़ी मीटिंगों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते थे कि ये योजना इसलिए लाई गई है ताकि जो वर्षों से महिलाएं चूल्हे पे खाना बना रही है और जो आंसू उनके निकल रहे हैं उनको पोंछने के लिए ये योजना लाई। पर मैं आज पूछना चाहती हूँ, वो 400 रुपए का सिलेंडर जब भराती थी और आज जब वो 1000 से 1200 का सिलेंडर भरा रही है, तो जो खून के आंसू वो गृहिणी रो रही है उसको कौन पूछे? उसका सीधा असर अगर पड़ रहा है तो हमारी रसोई की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। आज महिलाएं जिन्होंने सिलेंडर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें अप्रैल 2020 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। इसका भाव 1663 औसत प्रति डॉलर रहा है, जो 2.5 साल पहले भी इसी स्तर पर था। बढ़ती ब्याज दरों से निवेशक भी अभी से सावधानी बरत रहे हैं। ये अब जरूरी चीजों पर खर्च करने की योजना बना रहे हैं। कॉरपोरेट एडवाइजरी फर्म के निर्देश माइकल लैंगफोर्ड ने कहा कि सोने के लिए वर्तमान में बाजार फेडरल नीति के फैसले पर कारोबार कर रहा है। संभावित रूप से इसमें आगे और अस्थिरता रह सकती है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में इजाफा कर लिया, जिसका असर सोने की कीमत पर दिखेगा। HDFC सिक्योरिटीज के विश्लेषक तपन पटेल कहते हैं कि हमारा अनुमान है कि सोने का भाव आगे चलकर और नीचे जा सकता है और इसे $1640 औसत पर सपोर्ट मिल सकता है। घरेलू बाजार में गिरावट व विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा के मजबूत होने से डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे टूटकर 80 के करीब पहुंच चुका है। सूत्रों ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले का इंतजार है और इसके अलावा जोखिम उठाने से बचने के रवैये से और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण भी रुपया प्रभावित हो सकता है। खबरें और भी है। कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने दलीलें पेश की। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने दलीलें पेश की।
बता दें कि हिजाब बैन को चुनौती देने वाले याचिका को जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु दुलिया की बेंच सुन रही है। बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद उस समय शुरू हुआ था जब उडुपी के एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने पर रोक लगा दी गई थी। इसे लेकर देश में कई हिस्से में काफी प्रदर्शन हुए थे। इसी दौरान 8 फरवरी को मांड्या में PES कॉलेज के अंदर भगवा शॉल पहनने के बाद लड़कों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए थे, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया था। नारे लगाती भीड़ के सामने 19 साल की मुस्कान खान ने भी नारे लगाए थे। इसके बाद मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने फैसले दिया था और हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को इसे स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है और कोर्ट ने वो भी कहा था कि स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधन है। छात्र या छात्रा इसके लिए अहंकार नहीं कर सकते। फैसला आने के बाद सभी न्यायाधीशों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। राज्य के करीब आधे जिलों में बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। अब तक 100 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है। प्रदेश सरकार भी इन्हें लेकर अलर्ट है। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के पशुपालकों और गौपालकों को संबोधित किया। शिवराज सिंह ने कहा कि विश्व के कल्याण में चाहे गौवंशी हो या भैंसवंशी, हमारे इन पशुओं का कल्याण भी शामिल है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम तत्काल रोग के लक्षण को पहचानें। लंपी वायरस के संक्रमित पशुओं में कई तरह के बदलाव आ सकते हैं। अगर आपके पशुओं में यह लक्षण दिख रहा है तो तत्काल उनका इलाज करवाएं। शिवराज सिंह ने पशुपालकों को आश्वस्त किया कि इस बीमारी से निकलने के लिए सरकार भी कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। और पशुपालक बहनों और भाइयों, हमारे पशुधन पर लंपी वायरस बीमारी के रूप में एक गंभीर संकट आया है। लंपी वायरस तेजी से मध्य प्रदेश में भी पैर पसार रहा है। हम अपने पशुओं को, विशेषकर गौ माता को मां मानकर पूजा करते हैं। गौ माता हो या बाकी पशु हो, हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करते हैं। आज जब वे संकट में हैं तो हमारा कर्तव्य है हम इस संकट से उन्हें निकालने के लिए भरपूर प्रयास करें। इन प्रयासों में आप अकेले नहीं हैं, सरकार आपके साथ है। सरकार आपको पूरा सहयोग करेगी। इस बीमारी का टीका भी हम फ्री में लगा रहे हैं। इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन सावधानी आपको भी रखनी पड़ेगी। अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो हमारा पशुधन गहरे संकट में आएगा। हम वैसे भी जो चेतना मनुष्य में है वही प्राणियों में भी देखते हैं, और इसलिए प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हमारा मूल मंत्र है। और विश्व के कल्याण में चाहे गोवंशी हो या भैंसवंशी हो, हमारे इन पशुओं का कल्याण भी सम्मिलित है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हम तत्काल इसके रोग के लक्षण पहचानें। लंपी वायरस से संक्रमित होने वाले पशुओं में कई तरह के बदलाव आते हैं। अगर आपके पशुओं में यह लक्षण दिख रहे हों तो तत्काल उनका इलाज करवाएं। संक्रमित होने पर पशुओं को बुखार आने लगता है और वह सुस्त हो जाते हैं। पैरों में सूजन आ जाती है, आंखों से, पानी और मुंह से
लगातार लार निकलने लगती है, शरीर में गठानें पड़ने लगती है। ये गठान गोल और उभरी हुई होती है। पशुओं का वजन कम होने लगता है और पूरे शरीर पर छोटे छोटे घाव जैसे उभरे हुए निशान दिखाई देने लगते हैं। दूध देने वाले पशुओं का दूध या तो बंद हो जाता है या कम हो जाता है। इसलिए इस रोग से अपने पशुओं को बचाने के लिए तुरंत उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बीमारी पशुओं से पशुओं में फैलती है। यह रोग मच्छर, काटने वाली मक्खी इत्यादि के द्वारा भी एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और गवर्नर BL पुरोहित के बीच जंग शुरू हो चुकी है। गवर्नर ने कल अचानक पंजाब विधानसभा सेशन रद्द कर दिया, जिसे यहां विश्वास मत साबित करने के बहाने ताकत दिखाने की शुरुआत हो रही थी। आप भड़क गई। पहले आपके विधायकों की CM भगवंत मान की अगुवाई में मीटिंग हुई, जिसके बाद उन्होंने विधानसभा से गवर्नर हाउस तक रोष मार्च निकाला। इसके बाद कैबिनेट की मीटिंग की गई और 27 सितंबर से विधानसभा का सेशन बुलाया गया है। CM भगवंत मान ने कहा कि इस सेशन में बिजली, पराली जैसे मुद्दे पर चर्चा होगी। मान ने विधानसभा के स्पेशल सेशन को मंजूरी देकर फिर रद्द करने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। मान ने कहा कि इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ताकि लोगों और राज्यों के हक की रक्षा भी की जा सके। मान ने कहा कि गवर्नर के फैसले के बाद पंजाब में कांग्रेस पार्टी भाजपा के ऑपरेशन लोटस के हक में खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस के साथ अकाली दल और भाजपा भी सेशन रद्द होने का स्वागत कर रही है। कांग्रेस इस ऑपरेशन के सबसे पीड़ित है और फिर भी इस तरह का स्वागत करना साबित करता है कि यह दोनों आपस में मिल चुके हैं। इनकी कोशिश है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दो और इसके बाद कांग्रेस और भाजपा ही राज करती रहे। पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन रद्द किया गया है और आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में विधानसभा परिषद के मुख्य चौक पर पैदल मार्च निकाली, जिसमें सभी मंत्री और विधायक शामिल थे। इस दौरान वे लगातार भाजपा मुर्दाबाद और कांग्रेस मुर्दाबाद, पैसा तंत्र बंद करो ऐसे नारे भी लगाए। आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और ईडी ने तमिलनाडु, केरल समेत 13 राज्यों में PFI के ठिकाने पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन राज्यों में NIA ने छापेमारी की है उनमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है। PFI और उससे जुड़े हुए लोगों की ट्रेनिंग, गतिविधियां और टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। NIA और ईडी ने मंजेरी में PFI के राष्ट्रीय अध्यक्ष OMA सलाम के अलावा PFI के दिल्ली हेड परवेज अहमद के घर पर छापेमारी की और गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान PFI के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा कर्नाटक में मंगलुरु में भी NIA की छापेमारी के खिलाफ PFI और SDPI के कार्यकर्ताओं प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इन्हें हिरासत में लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने PFI पर NIA के छापे को लेकर NSA गृह सचिव, DG NIA सहित अधिकारियों के साथ बैठक की। NIA, ईडी और राज्य पुलिस की संयुक्त टीमों ने 11 राज्यों में अब तक कुल 106 PFI सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश से 5, असम से 9, दिल्ली से 3 और कर्नाटक से 20 और केरल से 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।